मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। वेलकम टू रेला राजपूत ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश्वर। 2024 में नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया होगा कि लगभग 33,000 प्लस यानी 33,000 प्लस टीचर भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आया है और इसके लिए आप सभी जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं तैयारी में जुट गए होंगे और आपके सपने को साकार करने के लिए हमने इंटायर सिलेबस आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आयोजित किया है, जहां पर सीडीपी के 30 प्रश्न 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी कंप्लीट सिलेबस को मैं आपको कवर कराने जा रहा हूं। एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू सीरीज और इंटायर क्लास आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, स्किप नहीं करना है। आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वही एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसी विश्वास के साथ आप लग जाइए पढ़ाई में, तैयारी में, और आपके सपने को साकार करने के लिए हम आपके साथ हैं। तो एक पोस्ट आपको लेना है, इसी आत्मविश्वास के साथ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र मैं आपको इंटायर कवर कराने जा रहा हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बाल विकास का परिचय। ठीक है, बाल विकास के परिचय को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि बाल विकास वास्तव में है क्या। देखिए, एक शब्द आपको इंटायर सिलेबस में याद रखना है, कंप्लीट सिलेबस में याद रखना है, वह है बालक। क्या? बालक। बालक, यहां पर बालक शब्द का मतलब केवल मेल से नहीं है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, यानी कि लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं। बालक का शब्द यहां पर, बाल शब्द का मतलब यह है चिल्ड्रन या चाइल्ड शब्द से डिनोट करना है हमको कि वह लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि बाल विकास का जो परिचय है, बाल विकास के विषय में जब भी हम लोग बात करेंगे तो बाल शब्द का मतलब चाइल्ड होता है, अर्थात चाइल्ड में मेल और फीमेल मतलब लड़का और लड़की दोनों आएंगे। क्लियर? बाल विकास की अवधारणा क्या है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा। विकास शब्द को सबसे पहले समझते हैं। विकास का मतलब होता है चेंजेस। कैसा चेंजेस? शारीरिक परिवर्तन में चेंजेस, मानसिक परिवर्तन में चेंजेस, उसका सामाजिक, शारीरिक, मनोगत्यात्मक, गामक विकास में जो परिवर्तन है, चेंजेस है, इन सभी को समग्र रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। इसे हम एक परिभाषा के रूप में, अर्थ के रूप में देखें तो विकास की अवधारणा को हम कह सकते हैं कि एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार जो परिवर्तन हो रहा है, एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार जो परिवर्तन हो रहा है वही क्या है? वही विकास है। उसे ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। कनेक्ट कर पा रहे हो? देखिए, विकास शब्द की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो ये जो डेवलपमेंट है, विकास है, ये विकास के दो पहलू हो सकते हैं। विकास के कितने पहलू होंगे? दो पहलू होंगे। पहला पहलू है मात्रात्मक और दूसरा पहलू है गुणात्मक। मात्रात्मक विकास यानी मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में, क्वांटिटी में चेंजेस, इसे हम इसीलिए क्वांटिटेटिव चेंजेस कहते हैं। क्वांटिटेटिव यानी मात्रा में परिवर्तन होगा। मात्रा में परिवर्तन अर्थात शरीर का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, मोटापा, ये सारी चीजें, वजन का बढ़ना, ये सारी चीजें क्या है? मात्रा में परिवर्तन है। राइट? इसी नाम से हम इस विकास के एक पहलू को हम मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं, शारीरिक परिवर्तन कहते हैं। शारीरिक परिवर्तन को हम समृद्धि शब्द से डिनोट करते हैं। इस समृद्धि को आप कहेंगे ग्रोथ। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि विकास के संदर्भ में मात्रात्मकता से संबंधित या परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित या शारीरिक विकास से संबंधित विकास क्या होता है, तो उसे हम मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? मात्रात्मक विकास को समृद्धि कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। जब भी ग्रोथ की बात होगी, याद रखिएगा, जब भी ग्रोथ की बात होगी यानी समृद्धि की बात होगी, तो समृद्धि शब्द में आप हमेशा ग्रोथ शब्द को ध्यान में रखना, अर्थात वह विकास का कौन सा पहलू होगा? मात्रात्मक पहलू होगा, अर्थात परिमाणात्मक पहलू होगा। एग्जाम्पल में आपका अगर पूछा जाए तो ध्यान रखें,
एग्जाम्पल में वजन का बढ़ना, शरीर के ऊंचाई का बढ़ना, मोटापा का घटना या बढ़ना, ये सारी बातें आपको मात्रात्मक पहलू को दर्शाता है, शारीरिक विकास को दर्शाता है, परिमाणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। और विकास का यह पहलू ही, विकास का यह एस्पेक्ट ही क्या कहलाएगा? समृद्धि कहलाएगा, यानी ग्रोथ कहलाएगा। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, हमेशा बनता है, बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे, ठीक है। अच्छा, विकास का दूसरा एक और पहलू है, यह पहलू क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक मतलब क्वालिटी, एक तरफ है क्वांटिटी यानी मात्रा और दूसरी तरफ है क्वालिटी। क्वालिटी अर्थात गुण, गुणों में परिवर्तन। गुणों में जो परिवर्तन है उसे हम लोग क्या कहेंगे? गुणात्मक परिवर्तन कहेंगे। गुणात्मक परिवर्तन में बहुत सारी चीजें आती हैं। गुणात्मक परिवर्तन में हमारा संज्ञान यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता है, कॉग्निटिव चेंजेस आता है। संज्ञान, बच्चा अधिगम करता है, बच्चा चीजों को देखता है, सुनता है, परखता है, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पैदा होती है, ठीक है। बालक का चरित्र विकास होता है, बालक का चारित्रिक कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट होता है, बालक का सोशलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास होता है। ये सारे के सारे पहलू आपके गुणों में परिवर्तन को दर्शाता है, अर्थात ये संज्ञानात्मक विकास को हमें दर्शाने का प्रयास करता है। और जो मानसिक विकास है यानी साइकिक डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ये सभी के सभी हमारे गुणात्मक परिवर्तन अर्थात क्वालिटेटिव चेंजेस को हमें दर्शाता है, बताता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग विकास शब्द को समझ पाए होंगे। विकास क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार होने वाला परिवर्तन ही विकास है। विकास के दो पहलू होते हैं, कौन कौन सा? एक है मात्रात्मक परिमाणात्मक पहलू, जिसे हम क्वांटिटी चेंजेस या क्वांटिटेटिव चेंजेस कहते हैं, शारीरिक विकास, और इस विकास को ही हम समृद्धि या ग्रोथ का नाम देते हैं। दूसरा पहलू है गुणात्मक परिवर्तन का, जिसमें संज्ञानात्मक विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, ये सारे के सारे पहलू आते हैं जो कि मनुष्य के अंदर, बालक के अंदर गुणों में विकास को दर्शाता है, और इसे हम क्वालिटेटिव चेंजेस कहते हैं, क्वालिटी में परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, बाल विकास के कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है। इन सिद्धांतों को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि कुछ 9 से 10 सिद्धांत, जहां से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाएगा। लास्ट में मैं कुछ मिसलिनियस विविध प्रश्नों को भी आपको सॉल्व कराते जाऊंगा प्रत्येक क्लास में। अंतिम में हम एमसीक्यू सीरीज भी करेंगे। विकास का सिद्धांत में अगर हम देखें, एक सिद्धांत होता है निरंतर विकास का सिद्धांत। क्या? निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ अर्थात अविराम निरंतर चलने वाली परिवर्तनशील प्रक्रिया, अविराम बिना रुके निरंतर चलने वाली परिवर्तनशील प्रक्रिया, ये क्या है? निरंतर विकास का सिद्धांत है, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर एक प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि निरंतर विकास का सिद्धांत क्या है, आपसे एग्जाम्पल में प्रश्न पूछेगा। क्या प्रश्न पूछेगा? एक बालक है, ठीक है, एक बालक है, इसका एज, एक बालक का जो एज है वह 2 साल का है, ठीक है। एक बालक का एज क्या है? 2 साल का, 2 वर्ष का बालक है। तो 2 वर्ष के बालक में जो विकास है, कौन सा विकास? कौन सा विकास? शारीरिक विकास, ठीक है। 2 वर्ष का बालक है, 2 वर्ष के बालक में जो शारीरिक विकास है, ठीक है, वह क्या कैसा होगा, या मानसिक विकास कैसा होगा? तो अविराम निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है, इसमें शारीरिक या मानसिक विकास के संदर्भ में और डिटेल में बात करूंगा। यहां पर एक प्रश्न ऐसा बन रहा है कि 2 वर्ष का बालक है, उसका विकास कैसा होगा? धीमा होगा या अधिक होगा? तो देखो, अगर 0 से 3 वर्ष की बात करें, 0 से 3 वर्ष की बात करें, तो 0 से 3 वर्ष में बालक का शारीरिक विकास तीव्र होता है। याद रखिएगा, 0 से 3 वर्ष में बालक का जो शारीरिक विकास है ना, वह तीव्र होगा। शारीरिक विकास क्या होगा? तीव्र होगा। लेकिन मानसिक विकास मंद होगा, मानसिक विकास जो है धीमा होगा। अपोजिट समझिएगा, 0 से 3 वर्ष के दौरान, 0 से 3 वर्ष के दौरान बालक का शारीरिक विकास क्या होगा? तीव्र होगा, फास्ट होगा।
लेकिन मानसिक विकास क्या होगा, धीरे धीरे होगा, मानसिक विकास स्लो होगा। ठीक है, इसी नाम से इसको मैंने क्या लिखा, फास्ट लिखा, और इसको मैंने लिखा स्लो। दोनों बातें समझ में आ रही है। देखो, 0 से 3 वर्ष के आयु में, 0 से 3 वर्ष के आयु में बालक का शारीरिक विकास तीव्र होगा, मानसिक विकास धीमा होगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें 3 वर्ष से अधिक उम्र के आयु में, 3 से 8 वर्ष की आयु को हम लेकर के चलें, तो 3 से 8 वर्ष की आयु में बालक का शारीरिक विकास धीमा होगा, मानसिक विकास तेज होगा, मानसिक विकास तेज होगा। ठीक है, शारीरिक विकास क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और मानसिक विकास क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये, अविराम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में हम दोनों एस्पेक्ट को लेकर के चल रहे हैं। 0 से 3 वर्ष की आयु में बालक का शारीरिक विकास तीव्र होता है, मानसिक विकास कम होता है, और 3 वर्ष से 8 वर्ष या 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु में बालक का शारीरिक विकास धीमा हो जाता है। ऐसा नहीं कि शारीरिक विकास रुक जाता है, शारीरिक विकास होते रहता है, लेकिन शारीरिक विकास धीमा हो जाएगा और मानसिक विकास तीव्र हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये है अविराम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद देखिए विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत यानी विभिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न होगी, और ये किस पर निर्भर करेगा, न्यूट्रिशन पर, पोषण पर निर्भर करेगा। जेनेटिक्स प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से प्रभाव किसका है, पोषण का, कि बच्चे को किस प्रकार से पोषण मिल रहा है, और उसके हिसाब से व्यक्तियों में विकास की जो गति है वह भिन्न भिन्न होती है। जलवायु पर भी निर्भर करता है, और साथ ही साथ बच्चे के पोषण पर भी निर्भर करता है, न्यूट्रिशन पर भी निर्भर करता है कि बालक का विकास की गति कैसा होगा। तो विभिन्न व्यक्तियों में, विभिन्न बालकों में विकास की गति है ना भिन्न भिन्न होगी, यानी प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट स्पीड ऑफ ग्रोथ, ये एक रूल होता है। इसके बाद देखें विकास क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंसेस। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंसेस की अगर हम बात करें, क्रम के सिद्धांत की बात करें, तो बालक के अंदर बहुत सारे मनोगत्यात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। मनोगत्यात्मक परिवर्तन को ही हम मोटोर डेवलपमेंट कहते हैं। मोटोर डेवलपमेंट मतलब गामक विकास। ठीक है, इसे हम मनोगत्यात्मक विकास भी कहते हैं। मनोगत्यात्मक विकास क्या है, सूक्ष्म भी होता है और स्थूल भी होता है। सूक्ष्म और स्थूल यानी कि देखो, बालक अपने हाथों को अपने मानसिक और शारीरिक जो दिशा निर्देश है उसके हिसाब से अपने हाथों पर क्रियाओं पर संतुलन पाता है। अपने आंखों के छोटा बच्चा है, आंख ऐसे खोल के देखते रहता है, जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होते जाता है, ठीक है, तो वो जो है पलकें ज़्यादा जल्दी जल्दी झपकने लगता है। तो इस प्रकार से बालक अपने हाथों पर नियंत्रण करना सीखेगा, धीरे धीरे उठ करके बैठना सीखेगा और अपने सर को ऐसे उठाना सीखेगा। ठीक है, सिर से पैर की ओर उसका विकास होगा, फिर उसका सेंटर से हॉरिजॉन्टल जो विकास होगा हाथ की ओर, या फिर मतलब शीर्षाभिमुख एक विकास होगा, फिर केंद्राभिमुख विकास होगा। इस प्रकार से अभी विकास को मैं बताऊंगा, उसको और ध्यान से सुनिएगा। तो ये मोटोर डेवलपमेंट जब भी आएगा, मोटोर डेवलपमेंट मतलब मनोगत्यात्मक विकास, तो विकास के क्रम के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो बालक के अंदर मोटोर डेवलपमेंट यानी मनोगत्यात्मक विकास और भाषा संबंधी विकास होता है, यानी कि बालक अपने मदर टंग को सीखता है, मातृभाषा को सीखता है। इस सीक्वेंस में अगर हम देखें तो प्रथम 3 मास में, प्रथम तीसरे महीने में गले से विशेष प्रकार की आवाज निकालता है बालक, फिर 6 महीने के अंदर अनंत की ध्वनि निकालने लगता है, 7 महीने के अंदर अपने पेरेंट्स के लिए पा, बा, दा जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। 32 से 36 महीने के अंतर्गत बालक जो है सर्कल जब लिखे, सर्कल ड्रॉ करेगा, ठीक है, सर्कल देखो इस प्रकार से ड्रॉ करेगा, ऐसे सीधा नहीं करेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब बालक 60 से 72 मंथ का हो जाता है, महीने का हो जाता है, तो वृत्त को सीधा ऐसे सीधा ड्रॉ करने लग जाता है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये बालक के विकास का क्रम है। ये क्रम आप लोग याद रखेंगे
विकास के क्रम का सिद्धांत 3 महीने में गले से विशेष प्रकार की आवाजें निकालता है, ठीक है। जो किसी को समझ में ठीक से नहीं आता उसको किलकारी मारना बोलते हैं हम लोग जनरली, अच्छा भी लगता है हमको। 6 महीने के अंदर आनंद की ध्वनि निकालता है, जिसको वही किलकारी मार रहा है बच्चा ऐसे बोलते हैं, बहुत अच्छा प्यारा लगता है। उसके बाद फिर 6 से 7 महीने के दौरान ही बच्चा माँ पा दा ऐसे करके कुछ कुछ वर्ड जो है बोलने लग जाता है। 36 महीने के अंतर्गत अगर कोई सर्कल ड्रॉ करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, उल्टा करेगा, और सीधा वृत्त खींचने लग जाता है 60 से 72 मंथ के आयु में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम विकास के दिशा के सिद्धांत की बात करें। विकास के दिशा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शनल डेवलपमेंट। तो बालक का जो विकास है सिर से पैर की ओर होता है। जनरली बालक का जो विकास है सिर से पैर की ओर होता है अपने पूरे लाइफ स्पान में, जीवन में हम देखें तो बालक के विकास धीमी गति से चल रहा होता है, धीरे धीरे सनय सनय बालक का विकास होता है, मानसिक विकास भी और शारीरिक विकास भी। निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है, प्रवाहशील प्रक्रिया है, इसे ही हम लोग विकास कहते हैं। बालक के विकास के संदर्भ में अगर सिर से पैर की ओर हम विकास को देखें, ठीक है, तो बालक का विकास कैसे है, सिर से पैर की ओर, ये सिर से पैर की ओर। तो सिर से पैर की ओर बालक का विकास होगा, कैसे होगा, सिर से पैर की ओर बालक का विकास होगा। सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसके विषय में मैंने बहुत विस्तार से आगे आपको लेक्चर में बताना है, तो उसको वहां से भी क्वेश्चन करता है। सिफेलोकॉडल क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है, ठीक है। सिर से पैर की ओर विकास और केंद्र से परिधि की ओर विकास, ये दोनों विकास क्या होते हैं, इस पर मैंने बहुत डिटेल में आपसे चर्चा करना है आगे क्लासेस में। इसको अभी थोड़ा सा आप लोग इंट्रोडक्शन के रूप में देखिए। तो बालक के विकास के संदर्भ में सिर से पैर की ओर विकास हो रहा है, तो प्रथम सप्ताह में अगर सिर से पैर की ओर विकास के संदर्भ में देखें तो सिर को उठाने का प्रयास करेगा बालक, क्या, सिर को उठाने का प्रयास करेगा। तीसरे माह में नेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ करता है। 6 माह के अंदर अपने हाथों की गतियों पर अधिकार करने का कोशिश करता है। 9 माह में सहारा लेकर बैठने की कोशिश करेगा। 12 माह के अंदर स्वयं बैठ जाएगा, घिसट घिसट करके चलना प्रारंभ करता है। 1 साल के आते आते अपने पैरों पर नियंत्रण स्थापित करना सीख जाता है और 18 माह में बच्चा चलना भी प्रारंभ कर देता है, अगर उसका न्यूट्रिशन सही ढंग से हुआ है। समझ में आ रहा है। अब देखिए विकास के दिशा के संबंधित सिद्धांत में हम 2 सिद्धांत जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सिद्धांतों को यहां से देख सकते हैं, जैसे कि सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये जो सेफेलोकॉडल सिद्धांत है, दिशा का सिद्धांत, इसको हम लंबवत या लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत विकास का सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बालक का जो विकास है सिर से पैर की ओर हो रहा है, सिर से पैर की ओर, सिरोध, हेड टू टो, इसको हम सिरोध अमुखी विकास भी कह देते हैं, है ना, सिर उद अपमुखी विकास भी कह देते हैं, यानी कि सिर से पैर की ओर विकास के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होता है, इसको हम नियर टू फार डेवलपमेंट कहते हैं, समीप से दूर की ओर विकास, यानी यहाँ पर बालक का जो विकास है वह केंद्र से परिधि की ओर होगा, ठीक है। बालक का जो विकास है केंद्र से परिधि की ओर होगा। इस प्रकार के विकास को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट कहेंगे, समीप दूरस्थ विकास कहेंगे, केंद्र अभिमुख विकास कह सकते हैं, यानी केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। पेरीफेरी यानी बाहर की ओर, सेंटर यानी सेंटर से पेरीफेरी, बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर जो विकास हो रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, समीप दूरस्थ विकास। अब यहाँ पर उदाहरण भी तो होना चाहिए ना, जैसे कि हम लोगों ने अभी बात किया, जैसे कि यहाँ पर मैंने डिस्कस किया आपसे अभी कि भाई बालक का जो सिर से पैर की ओर जो विकास होगा वो कैसे होगा, सिर को उठाने का प्रयास, फिर नेत्रों पर नियंत्रण, फिर अपने हाथों की गतियों पर, फिर सहारा लेकर के बैठने का प्रयास करेगा, स्वयं घिसट घिसट कर चलेगा, पैरों पर नियंत्रण करना, उसके बाद पैर। इसका मतलब क्या समझे, सिर से लेकर के पैर तक विकास हुआ। एक क्रम आपको समझ में आ गया ना, बालक का सिर से पैर की ओर विकास में। और इसी प्रकार से ये सेफेलोकॉडल जो डेवलपमेंट है हेड टू टो होता है, यानी सिर से पैर की ओर होता है। वहीं अगर मैं बात करूं, यहां पर ये पेन है, पेन यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, इस पेन को मैं ऐसे उठाता हूं तो सबसे पहले इसका जो फोर्स है वो कहां पर पड़ेगा, सेंटर में, ठीक है। तो सेंटर में सबसे पहले फोर्स लगेगा, उसके बाद फिर, ठीक है, सबसे पहला निर्देश जाएगा तो
तो जो मेरुरज्जु है ना, मेरुरज्जु मतलब कि जो है इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में सबसे पहले सूचना जाएगी और फिर वहां से एनर्जी मिलेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे मेरा एनर्जी या संदेश कहां तक जाएगा, मेरी उंगलियों पर जाएगा, और उंगलियों पर जाएगा तो मैं इसको उठा रहा हूं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक बास्केटबॉल पड़ा है या फिर एक बॉल पड़ा है, उसको बच्चा अगर उठाता है, या फिर ये पानी का बाटल है, पानी की बाटल को मैं अगर ऐसे उठा रहा हूं, ठीक है, तो ये किस प्रकार का विकास है, सिर से पैर की ओर विकास नहीं है, ये कैसा विकास है, प्रॉक्सिमो डिस्टल है, नियर टू फार, यानी कि केंद्र से शक्ति लग रही है परिधि की ओर। तो इस प्रकार का जो भी हम क्रिया करते हैं जहां पर सेंटर से परिधि की ओर हम कोई भी फोर्स लगाते हैं, तो इस प्रकार का जो विकास है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमो डिस्टल नियर टू फार डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, विभिन्न अंगों की गतियों पर जो सामंजस्य करने की क्षमता है उसे हम एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। और इसी प्रकार से परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जब बालक चीजों को समझना प्रारंभ कर देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग तक पहुंचने के लिए इन तीनों बातों को ध्यान में रखना चाहता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से। वह चाहता है कि वह सिक्योर रहे, सेफ रहे, समाज के साथ जुड़ा रहे, लोगों के साथ जुड़ा रहे और वह आगे बढ़ता रहे। इन तीनों बातों को ध्यान में रख करके ऐसा अगर बालक सोचने लग जाए, उस पर जो है अमल करने लग जाए, तो इस प्रकार के सिद्धांत को हम परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, किसी बालक के अंदर जो चेंजेस है, किसी बालक के अंदर जो चेंजेस है हम लोग जानते हैं 3 तरह से होता है, एक तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से। यानी कि शारीरिक और मानसिक विकास पहले होगा, फिर सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में ही क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट यानी चारित्रिक विकास भी आता है। तो किसी बालक के अंदर जो विकास हो रहा है, बालक के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से, ये जो हमारे इन्वायरमेंट की बात करते हैं, ये हमारा जो इन्वायरमेंट बनाता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जो हमारा इन्वायरमेंट बनता है, इस इन्वायरमेंट में जब अवेयरनेस आता है बच्चे को, है ना, यानी कि शारीरिक रूप से विकसित हो रहा है, मानसिक रूप से विकसित हो रहा है और सामाजिक और चारित्रिक रूप से विकसित हो रहा है बालक, तो उसके अंदर उसके पर्यावरण को देख करके, सीख करके, अपने इस इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को सीख करके बालक जो है अवेयर हो जाता है, जागरूक हो जाता है और वह समाज में रहने लायक एक योग्य व्यक्ति बनता है। तो इसी प्रकार की जो विकास है उसको वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा समान प्रतिमान का सिद्धांत। प्रत्येक जाति, वह मानव जाति भी हो सकता है, पशु जाति भी हो सकता है, पक्षी की जाति भी हो सकता है, अर्थात जलचर, थलचर और नभचर, उभयचर, जो तीनों जगह रहे वह उभयचर है, जल में रहने वाला जलचर, ठीक है, थल में रहने वाला थलचर और नभ में रहने वाला नभचर। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्राणी अपने ही समान बच्चों को जन्म देता है, प्रत्येक प्राणी अपने ही समान बच्चों को जन्म देता है। यानी कि अगर हाथी है तो उसका बच्चा हाथी जैसा दिखेगा, अगर वह हॉर्स है तो हॉर्स का बच्चा हॉर्स के जैसे दिखेगा, कैटल है तो कैटल का बच्चा कैटल जैसे दिखेगा, अगर गाय है तो गाय का बच्चा गाय के जैसे, पक्षी का बच्चा पक्षी जैसे, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसे दिखता है ना। तो प्रत्येक जाति, कोई भी स्पीसीज हो, उसका सिमिलर पैटर्न होता है। एक स्पीसीज जो है अपने ही समान संतति को जन्म देती है, इसे ही हम समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न कहते हैं, ठीक है। वह चाहे मानव जाति हो, पशु जाति हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, अपने ही समान वह बच्चे को जन्म देता है। इस प्रकार के सिद्धांत को समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत क्या है भाई, हमारे अंदर माइंड है, मन, ठीक है, तो माइंड जो है निर्णय लेता है, हमारा मन निर्णय लेता है। क्यों निर्णय लेता है, क्योंकि मन हम कहते ही इसीलिए है क्योंकि मन में मनन करने की क्षमता होती है, और मनन करने की क्षमता के होने के कारण ही हम मन को निर्णय लेने लायक समझते हैं, और यह डिसीजन मेकर होता है कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या सही है और क्या गलत है, इस बात का निर्णय हमारा मन लेता है। हमारे मन में क्या है,
कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जब मन में संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञान होने लग जाता है, अधिगम करने लग जाता है, चीजों को समझना सीख जाता है, कौन उसको ठग रहा है, कौन उसको प्रेम कर रहा है, कौन उसको स्नेह कर रहा है, कौन उसका दुरुपयोग कर रहा है, इस बात को व्यक्ति अगर समझने लग जाए, बालक समझने लग जाए, तो उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो गुणात्मक विकास है, गुणात्मक विकास होने लग जाता है। और बालक के अंदर जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, तो बालक का मन निर्णय डिसीजन मेकिंग पावर तक पहुंचता है और वह जान लेता है कि क्या सही है उसके लिए और क्या गलत है। इसी प्रकार का जो विकास का सिद्धांत है ना, इसे हम सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत कहते हैं। बात समझ में आया यहां तक? वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। भाई इसके लिए क्या है, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया। वातावरण की अंतःक्रिया का मतलब क्या है कि वातावरण का प्रभाव उस पर कैसा पड़ेगा और वंश अनुक्रम का, हेरिडिटी का प्रभाव उस पर कैसा पड़ेगा। निश्चित रूप से वह कुपोषण का शिकार ना हो, कुपोषण का शिकार ना हो, वंशानुक्रम की गति के सिद्धांत में वह जो है डेवलप करेगा शारीरिक और मानसिक रूप से। और वातावरण अगर स्वच्छ है तो स्वच्छ वातावरण का भी जो प्रभाव है बालक के विकास में पड़ता है। इसी को वातावरण एवं वंशानुक्रम के संबंधित सिद्धांत के विषय में बताया गया है। वंशानुक्रम बहुत बार हम लोग पढ़ेंगे, चाहे वह शारीरिक दृष्टिकोण से कोई डिफिशियंसी हो, शारीरिक रूप से किसी गुण का, स्पेसिफिक गुण का विकास हो, या मानसिक दृष्टिकोण से कोई विकास हो, सभी जगह हम जेनेटिक्स या हेरिडिटी शब्द का प्रयोग बार बार करेंगे। इसी नाम से इस हेरिडिटी को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहता हूं, ताकि आप जब भी हेरिडिटी, वंशानुक्रम या जेनेटिक शब्द को सुने, आपके माइंड में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। वंशानुक्रम का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ हेरिडिटी क्या है। वैज्ञानिक संदर्भ में अगर हम देखें तो जैविकीय प्रत्यय अर्थात बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है एक प्रकार का वंशानुक्रम, जो अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के सिद्धांतों को फॉलो करता है और प्राणी शास्त्र नियम के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कुछ उसके विशिष्ट गुण या ट्रेट्स यानी लक्षण हस्तांतरित करता है। इस हस्तांतरण को प्राणी शास्त्रीय या जैविकीय विरासत यानी बायोलॉजिकल हेरिटेज कहा जाता है। इसके कारण ही समान से समान यानी लाइक बिगेट्स लाइक जीव उत्पन्न होते हैं। इसे ही हम लोगों ने वंशानुक्रम कहा है, यानी कि कोई भी प्राणी अपने ही जो विशिष्ट गुण है, उन विशिष्ट गुण के साथ अपने समान संतति को बायोलॉजिकल हेरिटेज, जैविकीय विरासत या प्राणी शास्त्रीय विरासत के रूप में लाइक बिगेट लाइक्स यानी कि लाइक बिगेट्स लाइक यानी अब समान से समान जीव को उत्पन्न करने में अपनी भूमिका निभाता है। इस सिद्धांत को ही हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं, जैविकीय प्रत्यय कहते हैं या वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने वंशानुक्रम को समझा होगा। अब देखिए, वंशानुक्रम की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। जैसे वुडवर्थ ने कहा था कि वंशानुक्रम उन समस्त तत्वों का समावेश है जो प्राणी शास्त्र में गर्भाधान के समय जीवन प्रारंभ करते समय विद्यमान होते हैं। रूट बेनेडिक्ट ने भी कहा है कि गुणों का माता पिता से संतानों में स्थानांतरण ही क्या है, वंशानुक्रम है, अर्थात हेरिडिटी है। अब एक शब्द मैंने आपको बताया, वंशानुक्रम, हेरिडिटी। एक शब्द और हम लोगों ने पढ़ा, वातावरण, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की अंतःक्रिया का प्रभाव ही बालक के अंदर पड़ता है ना। तो वातावरण क्या है, वातावरण का समानांतरण पर्यावरण है। पर्यावरण अर्थात परिधन आवरण अर्थात चारों ओर से घिरा हुआ। संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक पदार्थ अपने चारों ओर किन्हीं तत्वों से घिरा हुआ है। वह स्वयं भी दूसरों के हेतु वातावरण बनाता है। यदि वातावरण अनुकूल है तो व्यक्ति का विकास प्रभावित होता है, परंतु यदि वातावरण प्रतिकूल है तो व्यक्ति का विकास कुंठित हो जाता है। दोनों बातें समझ में आ रही है। अगर वातावरण अनुकूल है तो विकास प्रभावित होता है और प्रतिकूल है तो विकास कुंठित हो जाता है। सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण मानव के विकास को उनके सामाजिक संबंधों और परिवेश के संदर्भ में प्रभावित करता है और इस प्रकार से वातावरण भी बालक के विकास को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से प्रभावित करता है।
ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर वंशानुक्रम के बाद वातावरण के भी कुछ डिफिनेशन हो सकते हैं, जैसे कि डी.टी. इलियट कहते हैं कि चेतन वस्तु की किसी इकाई को विकाई के प्रभावशाली उत्तेजक तथा अंतःक्रिया के क्षेत्र को वातावरण कहा जाता है। पी. जिसबर्ट का भी कहना है कि पर्यावरण एक वस्तु है जो एक वस्तु को चारों तरफ से घेरे हुए है तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से तुरंत प्रभावित करती है। आप दोनों बातों को समझ गए होंगे कि बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों सापेक्षिक तरीके से रिलेटिव इंपॉर्टेंस रखते हैं, महत्व रखते हैं। अर्थात बालक के विकास में उसका वंशानुक्रम यानी माता पिता के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ विशिष्ट गुण जो हस्तांतरित किए जा रहे हैं वह भी प्रभावित करता है, और इसके साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट में बालक जीवन जी रहा है वह इन्वायरमेंट भी बालक के जीवन को प्रभावित करता है। इस जो कॉन्सेप्ट है स्पेशली हम वंशानुक्रम हेरिडिटी की बात करते हैं। हेरिडिटी में हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम की बात करते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम एक प्रकार से क्या है, क्रोमेटिन जालक कोशिका होता है, और यह एक प्रकार से आनुवांशिक लक्षणों को हमें बताता है। मनुष्य के आनुवांशिक लक्षण क्या हो सकते हैं, उसका हेरिडिटी लक्षण क्या हो सकता है, इसको हमको समझाता है। देखो, ये स्ट्रासबर्गर ने 1875 में इस गुणसूत्र की खोज की थी, और सर्वप्रथम क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग या रंगीन काय शब्द का प्रयोग किसने किया था, वाल्डेयर ने 1889 में किया था। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र क्या है आप लोग समझ गए, आनुवांशिक लक्षणों का वाहक है, यानी आनुवांशिक लक्षणों को हमें समझाने का जो सिद्धांत है उसे हम गुणसूत्र एक क्रोमेटिन जालक कोशिका के रूप में जानते हैं, और यह हेरिडिटी को पहचान करने में हमें मदद करता है। 1875 में स्ट्रासबर्गर ने इसकी खोज करी थी, और सर्वप्रथम क्रोमोसोम रंगीन काय शब्द का प्रयोग वाल्डेयर ने 1889 में किया था। अब देखो ये गुणसूत्र हेरिडिटी से संबंधित कैसे है, यहां पर आप देख रहे हैं क्रोमोसोम न्यूक्लियस है, ये क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस है इसका, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्रोमोसोम्स है ना, और ये उसका डीएनए संरचना है, ये इसके जीन्स हैं, ये इसके क्या हैं, जीन्स हैं, और यही जो है हस्तांतरित होता है आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, संतानों में इसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो ये जीन जो है गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई होती है। तो जीन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। जीन शब्द का प्रयोग जोन्स ने किया था। आधुनिक शोधों के अनुसार एक जीन अर्थात डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक ऐसा खंड है जो किसी एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन यानी एंजाइम के संश्लेषण का नियमन करता है। इस भाग को सिस्ट्रॉन कहते हैं। इन्हीं जीनों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षण हस्तांतरित होते हैं, अतः जीन ही आनुवांशिक गुणों का उत्तरदायी होता है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए, मैं भी बताऊंगा, प्रश्न पूछा गया है टेट में, सी टेट में पूछा गया है, शिक्षा कर्मी में पूछा गया है, अदर स्टेट में पूछा गया है, इससे संबंधित प्रश्न। मेरा इसको थोड़ा सा डिटेल में जाने का केवल यही कारण है कि आपको ध्यान में रहे कि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत में जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, और हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम में जो जीन अर्थात गुणसूत्र क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो क्रोमोसोम का जो मूल छोटी इकाई है जीन, और जीन में जो डीएनए एक प्रकार का प्रोटीन एंजाइम का संश्लेषण होता है, ठीक है, जो इसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। इस सिस्ट्रॉन से संबंधित अनुवांशिकी का लक्षण हस्तांतरित होने की जो प्रक्रिया है, इस बात को ही हम लोग बार बार जो है हेरिडिटी का हस्तांतरण के रूप में समझते हैं, वंशानुक्रम के संबंध में समझते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ गुणसूत्र की अगर मैं बात करूं, क्रोमोसोम्स की बात करूं, देखो एक मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 2n गुणसूत्र होते हैं। 2n n = 23 यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। यानी कि एक मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र होंगे? 23 × 23 = 46 गुणसूत्र। 23 × 23 मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से जो 22 जोड़े स्त्री और पुरुष दोनों में समान होंगे, यानी कि 23 गुणसूत्रों में जो 22 गुणसूत्र हैं, 22 गुणसूत्र फीमेल में और मेल में दोनों में समान होंगे, ठीक है। इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं।
इसी नाम से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोसोम्स कहेंगे। लेकिन 22 गुणसूत्र तो स्त्री पुरुष दोनों में समान है, लेकिन जो 23वां गुणसूत्र है ना, 23वां जो गुणसूत्र है, यानी 23वां जो क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करते हैं, तो यही 23वां गुणसूत्र जो है लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो 23वां गुणसूत्र स्त्री में इसको हम XX के नाम से जानते हैं और पुरुष में इसको हम XY के नाम से जानते हैं। स्त्री में हम इसे किस नाम से जानेंगे, XX के नाम से, और पुरुष में XY के नाम से जानते हैं। इसी 23वें जोड़े को हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। मनुष्य की एक कोशिका में DNA में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं बताओ, 2N गुणसूत्र, और एक गुण 2N और N इक्वल टू 23, तो 23 इंटू 23 इक्वल टू कितना हो गया, 46, यानी कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने के लिए उत्तरदायी होता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जीन होती है, ठीक है, जिसको हम सिस्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं बताइए, सिस्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। ये डीएनए में एक प्रकार का किस रूप में पाया जाता है, प्रोटीन या एंजाइम के संश्लेषण का नियमन करने का काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत को आप लोगों ने समझा है। यहां से जो प्रश्न बन सकते थे वो भी आप लोगों ने समझने का प्रयास किया है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो एक लेक्चर है, हम लोग और डिटेल में आगे आने वाले क्लासेस में इस पर बात करेंगे। प्रीवियस ईयर लेक्चर में कुछ बातें जो आपको विशेष करके ध्यान में रखना है, जैसे कि कुछ प्रश्न है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। भाई संकेत अधिगम के अंतर्गत हम ट्रेडिशनल चीजों को सीखते हैं, अनुकूलन को, ट्रेडिशनल एडेप्टेशन को सीखते हैं। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत हम पारंपरिक अनुकूलन को सीखते हैं, ठीक है, ये है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है। शिक्षा का केंद्र बिंदु, शिक्षक, विद्यालय और बालक। इनमें से शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है, शिक्षक होता है, बालक होता है, या उपरोक्त सभी होता है। भाई शिक्षा का केंद्र बिंदु, हमको शिक्षा का केंद्र बिंदु किसको रखेंगे, शिक्षक, विद्यालय और बालक। तीनों के बिना शिक्षा कंप्लीट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसी नाम से तीनों ही मूल बिंदु होंगे, ठीक है, केंद्र बिंदु होंगे। आगे देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, या किसने कहा था, इस स्किनर साहब ने कहा था। स्किनर साहब ने क्या कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत विज्ञान है। इसी प्रकार से किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है और दूसरा भाग निरीक्षण किया जाता है दूसरे भाग का, ठीक है। यह क्या होता है, मनुष्य के जीवन का अंतर्दर्शन होता है। मनुष्य के जीवन का क्या है, अंतर्दर्शन, ठीक है। स्किनर किस देश के थे भाई, स्किनर साहब जो है अमेरिका के थे। और देखिए, और प्रश्न है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस प्रकार का विधि कहलाता है। व्यवहार के निरीक्षण के द्वारा मानसिक दशा का पता लगाना क्या कहलाएगा, चरित्र लेखन कहलाएगा क्या, गाथा वर्णन कहलाएगा क्या, ठीक है, या निरीक्षण कहलाएगा क्या, या प्रयोगात्मक कहलाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरीक्षण कहते हैं, ठीक है, निरीक्षण करना। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है। हम लोग बालक को किस आयु में स्कूल भेजना चालू करते हैं, 5 वर्ष की आयु में। तो 5 वर्ष की आयु में बालक हिंदी अक्षरों को पहचानना प्रारंभ कर देता है। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की क्या परिभाषा है। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो कहते हैं कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन एवं धारणा ही मनोविज्ञान है। तो ये ऑप्शन बी इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, विज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है अरस्तु ने। किसने कहा, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा था, ठीक। अगला प्रश्न है, एल्किया क्या है। एल्किया एक प्रकार का डिसेबिलिटी होता है जो कि पढ़ने की अक्षमता को दर्शाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस नाम से कुछ प्रश्नों को भी मैं आपको साथ लेकर के चलूंगा। मिसलिनियस क्वेश्चन होंगे और इस तरह से सारे क्लासेस करते करते हम बहुत सारे क्वेश्चंस को भी आपको कवर करा देंगे। फिर उसके बाद MCQ सीरीज आएगा, टेस्ट सीरीज आएगा, वो आप लोग कंप्लीट उसको समझिएगा, पढ़िएगा। कुछ डाउट क्लासेस भी होंगी। आपका इंटायर सिलेबस आपका हम कवर करा देंगे, ठीक है। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया। शक्ति मनोविज्ञान का
प्रतिपादन जो है वॉल्फ ने किया था। ठीक है, किसने किया था? वॉल्फ ने किया था। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन हैं? संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं जीन पियाजे और ब्रूनर साहब। जीन पियाजे और ब्रूनर साहब ही कॉग्निटिव मेथड के जनक हैं, फादर हैं। ठीक है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लग जाते हैं? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में लगभग 280 दिन लग जाएंगे। कितने दिन? 280 दिन। अगला प्रश्न है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? खेलों के माध्यम से बालक में भौतिकता का गुण विकसित होगा, व्यावसायिकता का, नैतिकता का नहीं, सामाजिकता का गुण विकसित होगा। बालक अपने सहपाठियों से मिलेगा, ठीक है, लोगों से मिलेगा, सम्मान प्राप्त करेगा, यानी उसके अंदर सामाजिकता के गुणों का विकास होगा। अंतिम प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि को हम लोग क्या कहेंगे? तो भाई सर्वप्रथम विज्ञान की दर्जा दिलाने वाली विधि को हम प्रयोगात्मक कहते हैं। यानी कि मनोविज्ञान अगर केवल शब्दों तक रहे तो उसको हम किसी विज्ञान का दर्जा नहीं दे सकते। हमेशा विज्ञान क्या बताता है? विज्ञान जो है प्रयोग दर्शाता है ना। तो इसको हम देखें तो मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली जो विधि है इसको हम प्रयोगात्मक विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ आंसर की हैं। आप लोग एक बार आंसर की को जरूर मैच कर लीजिएगा। ठीक, और इसके अलावा आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। रायपुर ब्रांच, बिलासपुर ब्रांच, जगदलपुर, इन तीनों ब्रांच में आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहें। मिलते हैं एक नए क्लास में, और आप लोग एनर्जाइज रहिए और कमर कस लीजिए एक पोस्ट लेने के लिए, और आपको निश्चित रूप से एक पोस्ट मिलेगा। काफ़ी वृहद पोस्ट है, बहुत सारे वैकेंसीज आ रहे हैं, और अब ही नहीं तो कभी नहीं, ऐसा मान करके ठान करके चलिए, और एक पोस्ट निश्चित रूप से आपका होगा। हम आपके साथ हैं। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।